शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस रेडियो को आपके लिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर लेकर आता है। और इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं, समाज के लिए कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं। तो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां इस रेडियो पर यहाँ पर लेकर आते हैं। और कई सारे विषय ऐसे भी होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए तो ज़रूरी होते ही हैं, साथ ही हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी ज़रूरी होते हैं। और बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो ये जितना शिक्षार्थियों के लिए ज़रूरी विषय रहता है, हिंदी से जुड़ा हुआ विषय, उतना ही हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी ये विषय होता है। तो आज कुछ ऐसे ही विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन से, जो कि सह प्राध्यापक हैं पूर्वी एशियाई विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले तो डॉक्टर रंजन, आपका स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। जी, जैसे हम बात करें विदेशी भाषाओं को सीखने की, और ऐसे में जो विदेशी भाषाओं के साथ जो हिंदी का अपना एक अलग महत्व है, जो इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलने की जो बात है, वो क्यों होती है और किस तरीके से हिंदी जो विश्व पटल पर है, वो अपना प्रभाव छोड़ती है। तो सबसे पहले तो हम इस विषय पर आने से पहले डॉक्टर राजीव रंजन, आपसे आपके बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहेंगे कि जैसे जो आपके अपने जीवन के अनुभव रहे हैं, और साथ ही जीवन का जो सफ़र रहा है, और साथ ही ये सफ़र किस तरीके से पूर्वी एशियाई विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है। धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग में अभी कार्यरत हूँ और वहाँ जो हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ पे हम मास्टर्स और पीएचडी आते हैं करने के लिए। तो उनको हम जो पूर्वी एशियाई जो विषय है उस पे हम उनको शोध करवाते हैं और एमए की डिग्री भी मिलती है वहाँ पे। उसके साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग में हमारे यहाँ जो चीनी, जापानी और कोरियन जो भाषा है वो भी सिखाई जाती है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो जैसा कि आपने कहा कि जो मेरा जो सफ़र है ये शुरू हुआ, मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरी जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा वो जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में हुई, जहाँ पे मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मास्टर किया और इसके बाद हम मेरी जो पीएचडी है वो चीनी अध्ययन में हुई। उसके बाद मैं कुछ दिनों तक विदेश मंत्रालय के एक शोध केंद्र में रहा और इसके बाद मैं कुछ दिन काम करने के बाद मैं चीन के शंघाई विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा। लगभग 7 सालों तक मैंने पढ़ाया और अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले जो है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉइन किया हूँ अभी कोरोना के बाद से। तो ये मेरी जो अपनी एक व्यक्तिगत सफ़र है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से पढ़ते हुए अब मैं बच्चों को फिर से जो है पूर्वी एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे पढ़ाता हूँ और मेरा जो शोध है वो भारत-चीन को लेकर के है। जैसे आपने अपने जीवन के अनुभव के बारे में हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ अपने अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव रंजन जी। तो जैसे हम बात करें, क्योंकि आज के दौर में जैसे नई शिक्षा नीति है 2020, तो इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखने के लिए जो आपका विभाग अभी एक गतिविधियां कर रहा है, और साथ ही इसकी क्या ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं सीखने की, और इसका क्या महत्व जो हमारे जो लिसनर्स अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे उनके लिए भी होता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो है एक 3 भाषा प्रोग्राम बनाया गया कि बच्चों को सीखने के लिए एक अपनी जो मदर टंग है उसके साथ-साथ कोई जो हमारी जो भाषाएँ हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उनके साथ-साथ 2 भाषाएँ और सीख सकते हैं। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये भी जोर दिया गया है कि आप जो है एक विदेशी भाषा को भी पढ़ें। उससे क्या हुआ कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम कम्पीट कर सकते हैं कि जैसा देखा गया है कि हम ज़्यादातर जो है अंग्रेज़ी की तरफ जो है उन्मुख हैं। बाकी जो विदेशी भाषाएँ हैं जैसे आप कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में जापानी, कोरियन, इसके बाद फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन ये सब भाषाओं पे जोर दिया गया है कि ताकि हम बच्चे को अभी से ही वो इस लैंग्वेज में उनको हम पढ़ाएँ, उनको हम शिक्षा दें ताकि जब वो बड़े हों तो जो ग्लोबल लेवल पे जो है विश्व स्तर पे जो है एक कॉम्पिटेंसी आ सके उनमें और वो जो एक कम्पीट कर सके ग्लोबल टैलेंट के साथ। तो ना कि सिर्फ़ हम इंग्लिश पर ही हम अपना हमारा पूरा जो दारोमदार रहे बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि इंग्लिश के साथ-साथ जो अन्य
विदेशी भाषाएँ हैं, जिनकी एक अपनी पैठ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। आप कह सकते हैं कि जैसे जापानी हुआ, कोरियन हुआ, उनकी जो एक आर्थिक विकास की जो गाथा है, वो कैसे उनको हम समझें, तो ये जापानी के माध्यम से हम, कोरियन के माध्यम से हम जान सकते हैं। उसी तरह से स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया। तो अभी तक जो है ये हमें जनरली जो है वो बीए में स्नातक के रूप में पढ़ाया जाता था, लोग पढ़ते थे उनको। अब जो है नई शिक्षा नीति के तहत ये कही गई है कि आप जो है 11वीं और 12वीं में भी एक फ़ॉरेन जो विदेशी भाषा है वो आप सीखें। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक सकारात्मक प्रयास है सरकार के द्वारा, और इससे क्या होगा कि हमारी जो एक रचनात्मक और एक जो भाषाएँ जो हम कह सकते हैं ना दुभाषी के रूप में काम करते हैं, ये आप देखेंगे कि जो ये फ्रेंच, स्पेनिश और ये जो है ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा की तरफ जानी जाती है। जो संयुक्त राष्ट्र की है उसमें ये भाषाएँ हैं उनकी, जो संयुक्त राष्ट्र की जो 6 भाषाएँ हैं उसमें से ये 2 जो हैं उनकी भाषाएँ हैं वो। तो जब हम उनकी भाषाओं को जानेंगे तो उनमें हम कम्पीट कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ़ इंग्लिश में जा रहे थे, तो अब हमारा एक सरकार की नीति है कि हम इस पे भी जोर दें। इससे क्या हुआ कि उनको रोज़गार मिलने में जो है एक रोज़गारोन्मुख जो एक जो सकारात्मक जो पढ़ाई जिसको कहते हैं ना स्किल एनहांसमेंट जो है, तो ये जो विदेशी भाषा है आप कह सकते हैं कि एक स्किल एनहांसमेंट की तरह है कि हमारे हमारे लिए एक मतलब कह सकते हैं कि कई द्वार खोलती हैं बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि जो आपका जो यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उसमें भी कई भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये जो है जो भी बच्चे जो हैं जॉइन करेंगे उनमें जो है एक जो रोज़गार के एक अलग पहलू देंगे। जब आजकल देख रहे होंगे कि जब रोज़गार की जब वैकेंसी आती है तो लोग लाइन लगाए खड़े होते हैं। तो उसमें जो है जो भाषा जानेंगे विदेशी भाषा, वो कहीं न कहीं जो है भीड़ से एक अपनी अलग पहचान बनाएँगे वो। तो उनको जो है रोज़गार में, उनको जो है ग्लोबल कॉम्पिटेंसी में एक अच्छा मौका मिलेगा। वो कम्पीट कर सकते हैं ग्लोबल टैलेंट के साथ। तो डॉक्टर राजीव रंजन जी, आपने जिस तरीके से बताया कि जो विदेशी भाषाओं का जो महत्व हमारे जो श्रोता भी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छे से इसे समझे होंगे और आगे वो प्रयास करेंगे वो भी अपनी तरफ से अपनी जो मातृभाषा है, जो उनकी अपनी बोली है, उसके साथ ही साथ विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए भी वो प्रयास करेंगे। और साथ ही अगर हम बात करें जो हमारी राष्ट्रभाषा है ख़ास तौर पर, जो कि हमें एकता के सूत्र में पिरोती है और एक संगठित शक्ति हमें बनाती है, हिंदी की अगर हम बात करें, तो जैसे हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बने? क्यों ये ज़रूरी है और इसका क्या महत्व हमारे लिए और जो सभी अभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके लिए होगा? जी, बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न जो उठाया है कि क्यों जो हिंदी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बने। अब इसको हम 2-3 तरह से समझ सकते हैं। पहला है कि इसको अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएँ हैं, 6 भाषा उसमें हैं, इसमें अगर हिंदी भी शामिल होती हैं, तो एक तरह से आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप प्रदान किया जाएगा हिंदी को लेकर के, तो एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो आप कह सकते हैं कि एक मानक के रूप में दिखा जाएगा कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा जो है 6 के अलावा जो हिंदी आई है, और ये कहीं न कहीं जो है हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी जो जो कद है, हमारी जो उभार हो रही है, हमारी जो शक्तिशाली जो रूप से जो हम उभर रहे हैं, उसको कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आज भारत जो है 1.4 बिलियन लोगों का जो देश है उस जब हम पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जब हम अपना विकास कर रहे हैं, तो ये हिंदी जब अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा बनेगी, तो जो भी काम होगी संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक दायित्व होगा कि उसको जो है आप हिंदी में भी अनुवाद कर के लोगों तक पहुँचाएँ। तो इससे 2 बातें होंगी। पहली बात ये होगी कि जो अब तक जो विदेशी हिंदी पढ़ने आते थे, उनके पास एक ही उद्देश्य होता था कि हिंदी पढ़ के इंडिया को जानना, और वो अपने देश में शोध करने के लिए पढ़ाई करते थे कि इंडिया के बारे में जानना है। जब आप हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा बनेगी, तो उससे क्या होगा कि उसमें जो है रोज़गार भी पैदा होगी। जब रोज़गार पैदा होंगे, तो जो आज विश्व के अलग-अलग देशों में 1 या 2 लोग जो हिंदी पढ़ेंगे, वो आप समझेंगे कि हज़ारों में लोग पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक जो है कि एक ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो द्विभाषीय की जो रिक्रूटमेंट आती है, उसमें भी हिंदी भी शामिल हो, यानी कि हम कहेंगे कि हिंदी जो है एक रोज़गार रूपी भाषा सिर्फ़ भारत के लिए नहीं होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हो जाएगी। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब आप अपनी भाषा में बात करते हैं, जब आप भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनेगी, तो कहीं न कहीं जो है
हमारी भी पहचान बनेगी, भाषा के द्वारा जो है हमारी पहचान बनेगी। अभी हम आर्थिक रूप से अपनी पहचान बना रहे हैं, राजनीतिक रूप से जो है हम अपनी विश्व पे हम अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं। जब भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप में आएगी, तो भाषा कहीं न कहीं जो है हमको एक अलग स्वरूप प्रदान करेगी कि भारत आज के दिन में जो है एक सिर्फ़ शक्तिशाली देश ही नहीं है, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में जो हम बात करते हैं, एक सभ्यतामूलक देश की बात करते हैं, तो वो भी लोग जो हैं फिर आपके देश की भाषा को उस रूप में पढ़ेंगे कि ये एक रोज़गार भी दे रही है। इस भाषा से पढ़ने से हमको अपने देश में भी रोज़गार मिल रही है। दूसरा कि भारत को और आपने जैसा कि पहला बहुत ही खूबसूरती से आपने कहा कि एक जो है हमको एक पूरे एक सूत्र में पिरोती है भाषा, हमारी जो हिंदी है। तो आप कह सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाके कहता हूँ, जब हिंदी जब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनेगी, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनेगी, तो ये पूरे विश्व को जो है अपने एक सूत्र में पिरोएगी। तो एक पूरे ना कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो एक हमारा जो एक मान्यता है, उसको आप कहेंगे कि सही मायने में जो है हम एक वसुधैव कुटुंबकम की तरफ बढ़ेंगे, जब हम अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो हिंदी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना जो उनका जो अधिकार है हिंदी का, वो जब मिलेगा, तो हम वसुधैव कुटुंबकम का जो एक मंत्र है उसको हम सही रूप में उसको हम साबित कर पाएंगे। तो डॉक्टर राजीव रंजन जी, आपने जिस तरीके से हमारे श्रोताओं के सामने और हमारे सामने ये स्पष्ट किया कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसे क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने की ज़रूरत है, इस बारे में आपने हमें और हमारे श्रोताओं को काफ़ी बेहतरीन तरीके से और काफ़ी खूबसूरती के साथ हमें बताया, अपने विचार आपने साझा किए। और अगर आपको लगता हो कि इस बातचीत में कुछ और बात आनी चाहिए थी जो कि इसमें रह गई हो, तो उसके लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा कि नई शिक्षा नीति जो है वो भी कह रही है, कहीं न कह रही है कि आप जो है विदेशी भाषा को जो है आप जोड़ दें, क्योंकि कहीं न कहीं हमें भी लग रहा था कि जो हमारे जो भारतीय हैं, जो हम लोग हैं, वो सिर्फ़ अंग्रेजी पे जोर दे रहे हैं। तो अंग्रेजी के अलावा भी जो देश हैं, और कहते हैं हमारे हिंदी में कहावत है कि जो आप जो है भाषा के बदौलत जो है आप किसी समाज के किसी मतलब अन्य समाज के लोगों के हृदय में उतर सकते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति है वो जो प्रेरित करती है कि आप ये भाषा को सीखो और उन भाषाओं के ज़रिए जो है आप उनके दिल में उतरो। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो एक अपना जो एक विश्व में जो हमारी एक पहचान है, उस पहचान को एक कह सकते हैं कि फिर से एक अमिट रूप मिलेगी कि भारतीय लोग जो है सिर्फ़ अंग्रेजी ही नहीं बोलते हैं, और उसके अलावा जो है ये दूसरी भाषा भारतीय जो विदेशी भाषा है उनको भी पढ़ करके उनके लोगों में, तो आप कह सकते हैं कि वो लोग जो जैसे कि अब अगर हम जापानी पढ़ रहे हैं, कोरियन पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, स्पेनिश पढ़ रहे हैं, जब उनको लगेगा कि एक भारतीय इतना अच्छा बात कर सकता है, तो कैसा आप कह सकते हैं कि पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट बनेगा, वो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का होगा, उनके हम हृदय में जाके जुड़ेंगे वो। तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो ये पहल है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छा प्रयास है, और हम लोग को विश्वविद्यालय को, हमारे जो नौजवान हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उन सबको जो है इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये भाषा कोई न कोई आप हिंदी सीख रहे हैं, आपकी एक मातृभाषा है, उसके अलावा एक आप जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है वो सीखें, और उसके साथ-साथ आप एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा पे भी अपनी पकड़ बनाएँ। इंडिया जो है जब ग्लोबल पावर बन रहा है, जब आप बाहर जाएँगे और किसी उनके देश में जाके जब उनसे बात करेंगे, उनके भाषा में बात करेंगे, तो आपको दिखाता है कि आपकी जो कितनी अच्छी पकड़ है और कितने आप शक्तिशाली उभरे हैं, कि जो भारतीय हैं वो कैसे बातें कर रहे हैं आपके अपने भाषा में। तो मुझे लगता है कि ये इस पहल को हम सबको जो है स्वागत करना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो एक सकारात्मक प्रयास करेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी जो आपके जो वाइस चांसलर साहब हैं वो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाएँगे। तो डॉक्टर राजीव रंजन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे और हमारे श्रोताओं से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा और साथ ही विदेशी भाषाओं पर जो ज़ोर देती है, इस बारे में आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से विचार साझा किए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी इस कार्यक्रम से चाहूँगा इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।